राशि रसोई में खाना बना रही होती है। तभी उसका पति और उससे बोलता है, राशि, मेरे लिए कप चाय लेकर आ जाओ, बहुत ठंड हो रही है। जी अभी लेकर आती हूँ। ओके, लेकिन अदरक थोड़ा ज्यादा रखना, लगता है जुकाम होने वाला है मुझे। जी ठीक है, आप थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं अभी आपके लिए तेज अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ। कुछ देर बाद राशि अदरक वाली कड़क चाय बनाकर हॉल में लेकर आती है और अनीश को देती है। लीजिए अपनी चाय। इस तरह से क्यों बात कर रही हो, क्या हो गया? आपको कुछ भी बताने का फायदा भी क्या है, आप पर तो असर होने वाला ही नहीं। अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुम सुबह सुबह शुरू हो गई। अरे चाय बनाने के लिए बोलकर गलती कर दी क्या? नहीं, मैं उस चीज के लिए गुस्सा नहीं हूँ। जब से इस घर में आई हूँ तब से यही तो काम कर रही हूँ। इस घर में तो मैं बस एक नौकरानी बन के रह गई हूँ। यार, अपने घर का काम करने से कोई नौकर थोड़ी होता है। नहीं, अपने घर में काम करने वाले नौकर नहीं होते, लेकिन जो हमेशा काम करते रहे वो तो नौकर ही होता है। देखो, तुम्हें जो भी कुछ कहना है ना, साफ साफ बोलो, जो मुझे समझ में आए। ठीक है, मैं साफ साफ ही बोलती हूँ। हमारी शादी को इतना टाइम हो गया, आप मुझे कहीं लेकर नहीं गए। अब क्या जब मैं पुरानी हो जाऊंगी तब मुझे लेकर जाओगे घुमाने? अच्छा, तो तुम्हारा मुंह इसलिए बना हुआ है? चलो देर से ही सही, लेकिन आपकी समझ में तो आया मैं क्या कहना चाहती हूँ। अच्छा बताओ, कहाँ जाना है तुम्हें घूमने? मैं लक्षद्वीप पर जाना चाहती हूँ। मुझे लक्षद्वीप पर अपना हनीमून मनाना है और घूमना भी है। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं सोच के बताऊंगा। अभी तुम्हारी बातों के चक्कर में मैं लेट हो गया। अनीश इतना कहकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और राशि अपने घर के कामों में लग जाती है। शाम को जैसे ही अनीश ऑफिस से घर आता है और सभी एक साथ बैठते हैं, तभी राशि फिर बोलती है, हाँ तो बताइए, क्या सोचा आपने? चलेंगे ना आप हनीमून मनाने के लिए लक्षद्वीप पर? यार, ऑफिस में बहुत काम है, मुझे नहीं लगता कि बॉस छुट्टी भी देंगे। अभी तो मैंने बॉस से छुट्टी की बात भी नहीं की है। देखिए, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। मुझे लक्षद्वीप जाना है, मतलब जाना है। हाँ तो मैं मना क्या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऑफिस में जाके बात करनी होगी ना, उसके बाद ही तो तुम्हें बता पाऊंगा कि हम कब जा रहे हैं। राशि और अनीश आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी राशि की सास सुनीता वहां आ जाती है और कहीं बाहर जाने की बात सुनकर बोलती है, क्या बातें हो रही हैं तुम दोनों के बीच में? कहाँ घूमने जा रहे हो तुम दोनों? माँ, राशि कह रही थी मुझे घुमाने लेके चलो। जब से शादी हुई है आप मुझे कहीं नहीं ले गए। हाँ तो सही तो कह रही है, बेचारी घर की घर में ही रह गई है। क्या बात बोली माँ जी आपने। आपकी बात सुनकर तो दिल खुश हो गया। आपकी जैसी सास सभी बहुओं को मिल जाए तो कभी सास बहू में लड़ाई हो ही ना। बहू मेरी तारीफ करने से पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले। हाँ माँ जी, क्यों नहीं, बिल्कुल सुनूंगी। आप जो बोलोगे मैं सब सुनूंगी। मैं तो ये कहना चाहती थी कि अगर तुम सब कहीं घूमना चाहते हो तो हरिद्वार चले जाओ, बड़ी अच्छी जगह है। माँ जी, हम घूमने जा रहे हैं, अपने पाप धोने नहीं जा रहे जो हरिद्वार जाएंगे हम। वैसे भी वहाँ बहुत ठंड होती है, इसलिए हमने सोचा है कि हम लक्षद्वीप घूम आए। अगर ऐसी बात है तो फिर एक टिकट मेरी भी करवा ले, मैं भी तो तुम लोगों के साथ लक्षद्वीप घुमाऊंगी। माँ जी, आप हमारे साथ कैसे जा सकती हैं? बहू पैरों से जाऊंगी, अब तेरे कांधे पे चढ़कर तो नहीं जाऊंगी ना। बस इसी चीज की कमी थी, अब ये भी पूरी हो गई। अरे तुम दोनों ऐसे चुप क्यों हो गए? बताओ ना, मुझे भी ले चलोगे ना अपने साथ? हाँ माँ जी, ले चलेंगे, और कोई रास्ता भी तो नहीं है, क्योंकि आप तो पीछा छोड़ने वाली है नहीं। अगर मना कर दिया जाए तो आप खुद ही इतनी बददुआ देंगी कि आपका क्या हमारा भी जाना कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं जाने की तैयारी कर लेती हूँ। इतने दिन बाद तो कहीं घूमने जा रही हूँ। बेटा टिकट कब की हुई है? माँ, अभी टिकट नहीं हुई है, अभी मैंने अपने दोस्त को बोला है, हो जाएगी। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं अपनी सहेलियों को बता कर आती हूँ। सुनीता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद अनीश और राशि एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं और राशि अनीश से बोलती है, आप माँ जी के सामने मना नहीं कर सकते थे कि आप उन्हें नहीं लेकर जा सकते? तुम पागल हो गई हो क्या? मैं भला अपनी माँ को मना कैसे कर सकता हूँ? क्या बोल के मना करता मैं अपनी माँ को? बोल देते, माँ भी हम दोनों घुमाते हैं, फिर आप कभी हमारे साथ चल लेना। अभी आप साथ मत चलिए। लेकिन उस टाइम तो आपके मुंह में दही जमी थी, बिल्कुल मुंह बंद करके खड़े थे जैसे कुछ जानते ही नहीं। एक काम करो, ये बात जाकर ना तुम ही माँ को बोल दो कि माँ जी आप हमारे साथ नहीं जा सकती, हम नहीं चाहते कि आप हमारे साथ चलो। क्योंकि ये बात ना मैं नहीं कह सकता अपनी माँ को, इसलिए तुम ही जाओ और तुम ही कहो। वो आपकी माँ है, आप उनके बेटे हैं, तब भी आपके बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैं तो उनकी बहू हूँ,
बहू तो वैसे ही बदनाम होती है, आते ही बेटे को माँ से दूर कर देती है। उन्हें चलने के लिए मना करके इस बात को सच कर दूं क्या? हाँ तो नहीं कर सकती हो, अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप बैठो। जो जैसा चल रहा है ना वैसा चलने दो। अगर माँ हमारे साथ चलेंगी तो क्या हो जाएगा? अनीश इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। दिन बीतते हैं और अनीश अपने ऑफिस में छुट्टी के लिए भी बोल देता है। सभी लक्षद्वीप जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। सभी अपनी पैकिंग कर रहे होते हैं कि तभी अनीश के दोस्त का फोन आता है और उसे बताता है कि लक्षद्वीप की सिर्फ 2 ही टिकट हो पाई हैं। ये सुनकर जहाँ सुनीता दुखी हो जाती है तो ही राशि खुश हो जाती है और बोलती है, माँ जी मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। आपके बिना मेरा तो बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन अगर नहीं जाएंगे तो टिकट खराब हो जाएंगी। बेटा मैं सच में नहीं जा पाऊंगी तुम्हारे साथ। माँ मैं क्या ही बोलूं, 3 टिकट के लिए बोला था लेकिन उसने मना कर दिया लास्ट टाइम पे, बोला हो ही नहीं पाएगी, तो कैसे जाएंगे? कोई बात नहीं बेटा, एक काम करो तुम दोनों ही चले जाओ, मैं फिर कभी चली जाऊंगी। घर पर भी तो किसी का रहना जरूरी है ना। हाँ माँ जी, ये बिल्कुल सही बोला। वैसे भी आजकल चोरियां बहुत हो रही हैं, किसी न किसी को तो घर में रहना जरूरी है। हाँ बहू सही कह रही है तू। सुनीता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। राशि की खुशी का ठिकाना नहीं होता। दोनों तैयार होकर घर से निकलने वाले होते ही हैं कि तभी अनीश के बॉस का फोन आ जाता है और उसे पता चलता है कि उसके ऑफिस में कल बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है जिसे वो कैंसिल नहीं कर सकता। जिसे सुनकर वो रुक जाता है और राशि से बोलता है, माँ क्या अब तो मैं भी नहीं जा पाऊंगा। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपका जाना क्यों कैंसिल होगा? किसका फोन था? बॉस का फोन आया था, उन्होंने कहा कल ऑफिस में मीटिंग है जिसके कारण मुझे वहाँ रहना होगा, इसलिए मेरी छुट्टी उन्होंने कैंसिल कर दी। आप ये क्या बोल रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता, चल नहीं होगा। मुझे कुछ नहीं पता, आप कुछ भी करिए लेकिन मेरे साथ चलिए। देखो मेरे लिए ना मेरा काम सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके ऊपर कोई नहीं है मेरे लिए, इसलिए ना मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं अपने काम के साथ रिस्क तो बिल्कुल नहीं ले सकता। सॉरी मैं नहीं जा रहा तुम्हारे साथ। माँ आप एक काम कीजिए, राशि के साथ आप चली जाइए वरना टिकट खराब हो जाएगी। माँ थोड़ा आप भी घूम लेना, थोड़ा राशि भी घूम लेगी। बेटा मैं तो जाने के लिए तैयार ही हूँ, लेकिन तू अकेला कैसे रहेगा? माँ मेरी चिंता मत करो, मैं अपने दोस्त के साथ रह लूंगा। वैसे भी राशि का आपके बिना जाने का मन बिल्कुल भी नहीं था ना। हाँ बेटा मन तो मेरा भी नहीं लगता बहू के बिना, अब लक्षद्वीप घूम लेंगे हम। सुनीता इतना कहकर अपने कमरे में जाती है और अपना बैग उठाकर अपनी बहू राशि के साथ लक्षद्वीप जाने के लिए निकल जाती है। इस तरह से राशि को अपने हनीमून पर घूमने का प्लान अपने पति के साथ नहीं बल्कि अपनी सास के साथ मनाना पड़ता है और उसके बाद उसके सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है। अनिल और उसकी बीवी दीपा कहने को तो साथ रहते थे, लेकिन उन दोनों में पति पत्नी जैसा कुछ नहीं था। दीपा तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती कि उसकी शादी बाकी शादियों की तरह बनी रहे, लेकिन उसकी लाख कोशिशों का भी कोई फायदा नहीं था क्योंकि अनिल की शादी से पहले ही एक मीनू नाम की लड़की से दोस्ती थी, यानी वो उससे प्यार करता था। लेकिन अपनी माँ की मर्जी की वजह से वो दीपा से शादी कर लेता है, लेकिन जब बात उसके हाथ में नहीं रहती तो वो तंग होकर मीनू से दूसरी शादी कर लेता है और शादी के बाद वो उसे लेकर अपने साथ घर आता है और दीपा और अपनी माँ को बताते हुए कहता है, माँ ये आपकी बहू है, मैंने इससे दूसरी शादी की है, अभी हमारे साथ ही रहेगी। नालायक, तुझे शर्म नहीं आई? एक बीवी पहले ही घर में बैठी है और तू दूसरी बीवी को ले आया। तूने ये नहीं सोचा कि लोगों को पता चलेगा तो लोग क्या बोलेंगे? माँ मैंने दीपा से शादी बस आपके बोलने से की थी, वरना तो मैं दीपा से शादी भी नहीं करता, लेकिन मैं मीनू के बिना भी नहीं रह सकता हूँ, इसीलिए मैंने बहुत कोशिश की कि ना करूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया और मैंने इससे शादी कर ली। और मेरा क्या, मैं तो आपकी बीवी हूँ ना, मेरे बारे में थोड़ा तो सोच लेते। अब मैं क्या करूँ? दीदी मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों एक साथ एक ही घर में रह सकते हैं, पर आपका अनिल पर मुझसे ज्यादा हक है और मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। पहले तो मेरा घर तोड़ दिया और अब बोल रही है कि हम एक साथ एक घर में रह सकते हैं। पहले तो बस ये मुझ पर ध्यान नहीं देते थे, मैं वो भी बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन अब ये तो मेरे सामने ही एक दूसरी औरत के साथ रहेंगे, ये मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम दोनों एक साथ रहोगी तो,
ऐसे कैसे साथ रहेंगे? भले ही मैं आपकी दूसरी बीवी हूँ, लेकिन पहला प्यार तो आपका मैं ही हूँ। तो आपकी ये पहली पत्नी ज्यादा दिनों तक इस घर में नहीं रहेगी। मुझे कोई परेशानी नहीं है मीनू के साथ एक ही घर में रहने में। आप कम से कम मेरी परवाह तो कर रहे हैं ना। मैं इसी में बहुत खुश हूँ और अब मैं इसी घर में रहूंगी। ठीक है फिर, अगर तुम दोनों को कोई परेशानी नहीं है एक साथ रहने में, तो मेरा क्या है, मैं क्या ही बोलूं, जैसा तुम्हें ठीक लगे। हाँ, एक घर में तो रहेंगे ही, लेकिन कुछ ही समय के लिए। फिर तो मैं इसे घर से निकाल ही दूंगी। देखती हूँ मैं भी कि ये दोनों कैसे साथ रहते हैं। चलो ये भी ठीक है, अब ये घर में ही रहेगी तो मैं अनिल के साथ रोमांस करूंगी और दीपा घर का काम कर लेगी। अरे तुम दोनों कहाँ खो गई? क्या सोचने लग गई तुम दोनों अब? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैं तो ये बोल रही थी कि शादी हो गई है, अब मेरी सौतन घर में आई है तो सारी रस्में भी तो होंगी ना। हाँ, अब तो यही करना है बस। बेटा दूसरी बीवी लाया है और तू उसकी नुमाइश कर, है ना? अगर रस्में नहीं होंगी तब तो इनकी सुहागरात भी हो जाएगी आराम से। अभी तक तो मेरी सुहागरात नहीं हुई तो इसकी कैसे होगी? अरे नहीं दीदी, आप लोगों ने मुझे स्वीकार कर लिया, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। अब बस ये सब मत करो अनिल, मैं बस आपके साथ थोड़ा समय अकेले में बिताना चाहती हूँ। ऐसे कैसे? अभी नई नई शादी हुई है। बाहर वालों का तो ना सही, कम से कम हम घर वालों के बीच में तो सारी रस्में होनी ही चाहिए। हाँ, ये भी ठीक है, हम सारी रस्में घर में ही कर लेंगे। माँ, इन सब की क्या ही जरूरत है? शादी हो गई, आप लोगों ने अपना बना लिया, बस यही बहुत है। अब रस्में करना जरूरी है क्या? हाँ बिल्कुल, जब तक रस्में नहीं होंगी तब तक आप दोनों की सुहागरात भी नहीं होगी। अच्छा ठीक है, कर लो सारी रस्में। अब खुश? इतना बोलकर दीपा मीनू को शादी के बाद की सभी रस्मों में बिजी करके खुद अनिल के साथ समय बिताने लगती है और उसको बार बार अपने करीब लाने की कोशिश करती है। लेकिन रस्में भी कब तक चलती? थोड़ी देर बाद तो सारी रस्में खत्म हो जाती है। रस्में खत्म होने के बाद अनिल और मीनू अपने कमरे में जाते हैं और अनिल जैसे ही मीनू को अपनी बाहों में भरता है, तभी वहाँ दीपा खाना लेकर आती है और बोलती है, अरे आप दोनों भूखे ही रहेंगे क्या? कुछ खाना वाना तो खा लीजिए। हाँ बिल्कुल, आप एक काम करो, खाना यही रख दो, हम दोनों खा लेंगे बाद में। तुम मेरी सौतन बस बोलने के लिए हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बहन ही मानती हूँ। मैं तुम्हें खाना खिला कर ही जाऊंगी, बाद में क्या पता तुमने खाया हो या नहीं। अरे कोई बात नहीं, मैं अनिल के साथ बाद में आराम से खा लूंगी। आप भी तो थक गई होंगी ना, आप जाओ खाना खा लो। हाँ बात तो सही बोल रही हो तुम, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अकेले क्या ही खाऊंगी, मैं यही तुम्हारे साथ खा लेती हूँ। इसी बहाने थोड़ी बातें भी हो जाएंगी। अरे तुम्हें अभी सारी बात करनी है क्या? बातें तो बाद में भी हो सकती है ना। अभी कौन सी ट्रेन छूट रही है? आप भी कैसी बात करते हो? जब मेरी सौतन को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप क्यों बोल रहे हो? चलो बैठो खाना खाते हैं। मुझे पता है ये सब जानबूझकर कर रही है। कोई नहीं, जल्दी ना मैं ये खाना खाकर इसे भगाती हूँ। तीनों खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद मीनू दीपा को उसके कमरे में भेज देती है और अपने कमरे में जाकर दीपा कहती है, अब क्या करूं? इतनी देर तक तो किसी न किसी बहाने से इनकी सुहागरात रोक दी, लेकिन अब क्या करूं? दीपा अपना दिमाग लगाने के बाद दूध में जमाल गोटा मिलाकर वापस उनके कमरे में आकर कहती है, अरे आज तो मीनू की सुहागरात है तो दूध तो बनता ही है ना। हाँ लेकिन दूध तो लड़का पीता है ना, तो आप मुझे क्यों बोल रही हो? तो क्या हुआ, जरूरत तो तुम्हें भी है ना दूध की। चलो अब ये दूध एक सांस में पी जाओ। पी लो मीनू, नहीं तो ये यहीं खड़ी रहेगी। दीपा मीनू को दूध पिलाती है और उन्हीं के कमरे के बाहर जाकर छुपकर खड़ी हो जाती है। अनिल और मीनू आपस में प्यार भरी बातें कर रहे थे कि तभी मीनू के पेट से आवाजें आती हैं और मीनू अपना पेट पकड़कर भागते हुए वॉशरूम जाती है और उसके वॉशरूम जाने की आवाज सुनकर दीपा वापस कमरे में आकर अनिल से कहती है, क्या हुआ? मुझे कुछ आवाज सुनाई दी थी, जैसे कोई भाग रहा हो। सब ठीक तो है ना? पता नहीं, अभी तक तो सब ठीक ही था, लेकिन अचानक से मीनू भागते हुए वॉशरूम में गई है। पता नहीं उसे क्या हुआ। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वॉशरूम से पेट पकड़े हुए मीनू बाहर आती है और उसे देखकर दीपा कहती है, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तुम ऐसे भागते हुए क्यों गई? क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? पता नहीं, मेरे पेट में अचानक से ना बहुत तेज दर्द हो रहा है। हाय हाय, एक मिनट, मैं ना
मीनू फिर से भागकर वॉशरूम जाती है। काफी देर तक जब मीनू ऐसे ही अंदर बाहर करती है तो दीपा अनिल से कहती है, अरे शायद मीनू का पेट खराब हो गया है, इसलिए तुम्हारे साथ समय बिताने से ज्यादा वॉशरूम में समय बिता रही है। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि कुछ उल्टा सीधा ही खा लिया होगा। कोई बात नहीं, अब तो लगता है शायद आज पूरी रात मीनू का अंदर बाहर चलता ही रहेगा। आप एक काम करिए, मेरे साथ मेरे कमरे में सो जाइए। हाँ, ठीक बोल रही हो, चलो वहीं सो जाता हूँ। और वैसे भी अब तो तुमसे थोड़ी बहुत बात भी होने लग गई है, वरना पहले तो ना बात होती थी और ना ही कुछ। कोई बात नहीं, रात भी है और बात भी, अब बातें करनी हो तो कर लेना। चलो तुम्हारे कमरे में ही, मीनू से कल बात कर लूंगा, तब तक शायद वो भी ठीक हो जाए। चलो भला हो मेरी सौतन का, आज उसकी वजह से ही सही, उसकी सुहागरात को तो पता नहीं, लेकिन मेरी सुहागरात के पूरे पूरे चांस हैं। दीपा और अनिल दोनों कमरे में चली जाती है और वहाँ बहुत अच्छा समय बिताते हैं। और यहाँ मीनू वॉशरूम में समय बिताती है। मीनू यहाँ जिसका इतना इंतजार कर रही थी, वो रात तो आती है और मीनू ने गुजारी भी, लेकिन वॉशरूम में। ऐसे ही अब दोनों घर में एक दूसरे की बराबरी करती रहती और नोकझोंक के साथ घर में खुशी खुशी रहती। प्रीतो दिल्ली में रहने वाली पंजाबी लड़की थी। बचपन से ही उसके पिता परमिंदर अपनी पत्नी सुकमत कौर और छोटी सी प्रीतो के साथ काम की वजह से दिल्ली आ गए थे। अब 21 साल की प्रीतो दिल्ली में रहकर भी अपने पंजाब की मिट्टी में रंगी हुई थी और उसे कपड़ों में भी फुलकारी वाले सूट पहनना पसंद थे। ऐसे ही दिवाली पर जब परमिंदर सबके लिए कपड़े लाता है तो प्रीतो अपने लिए आया सूट देखकर अपने पिता से कहती है, पापा जी ये क्या है? आपको पता है ना मुझे फुलकारी चुन्नी वाले सूट पसंद है, तो मेरे लिए ये सूट क्यों लाए हैं आप? इसके ऊपर मैं फुलकारी नहीं ले पाऊंगी। पुत्र जी, मैं पंजाब खास आपके फुलकारी सूट के लिए गया था, लेकिन जहाँ से मैं लाता हूँ उनके पास थे नहीं अभी, तो मैं वहाँ का बेस्ट सूट ले आया। कभी कभी फुलकारी छोड़ के दूसरे सूट भी पहन लिया करो। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो फुलकारी सूट ही पहनना है। ये कैसे जिद है प्रीतो? तेरे पापा जी ने इतनी कोशिश तो करी ना, अब नहीं मिला तो क्या करे? ठीक है फिर, मैं मनाऊंगी ही नहीं दिवाली, मुझे तो फुलकारी ही चाहिए तो मतलब चाहिए। प्रीतो की जिद ने परमिंदर और सुकमत को परेशानी में डाल दिया और वो दोनों ही अपनी बेटी के फुलकारी के लिए प्यार को देखते हैं पूरी दिल्ली में बेस्ट फुलकारी की शॉप को ढूंढते हैं और खुशकिस्मती से उनको जनकपुरी में एक फेमस दुकान मिल भी जाती है, जहां वो प्रीतो के साथ आते हैं और एक महंगी सी फुलकारी लेते हैं। जिसके बाद प्रीतो फुलकारी से मिलता जुलता अनसिला कपड़ा लेकर उसका सूट सिलवाती है और दिवाली पर उस फुलकारी वाले सूट को पहनती है। तो उसको देखकर परमिंदर और सुकमत कहते हैं, कितनी सोहनी लग रही है मेरी बेटी, सच में तुझे देखकर लगता है हम पंजाब में ही रहते हैं। आजकल की दिल्ली की लड़कियों को शॉर्ट्स पहनने पसंद है और मेरी बेटी को पंजाबी सूट, वो भी फुलकारी वाले। पापा जी अब अपनी इस कोड़ी का रिश्ता भी देखना शुरू करो, बड़ी हो गई है हमारी प्रीतो। मम्मी, जब मैं आपसे बोलती हूँ कि बाहर घूमने जाऊँ अकेले, तो आप कहती हैं तू अभी इतनी बड़ी नहीं हुई और शादी के लिए मैं बड़ी हो गई। ओ पुत्र जी, बेटियां तो माँ बाप के लिए बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं। बाकी तू चिंता ना कर, तेरे पापा जी तेरे लिए ऐसा रिश्ता ढूंढेंगे जो दिल्ली में ही हो। मैं पंजाब इतनी दूर नहीं भेजना अकेले अपनी बेटी को। प्रीतो के लिए रिश्ते की तलाश जारी होती है और कुछ समय बाद एक कुलवंत नाम के लड़के का रिश्ता प्रीतो के लिए आता है, जो कि दिल्ली में ही रहता था। कुछ दिनों बाद कुलवंत अपनी माँ कमलो के साथ परमिंदर के घर आता है, जहाँ प्रीतो उनके सामने एक सुंदर सा सूट पहने फुलकारी सर पर ली आती है और हाथों में पकड़ी चाय सबको देने के बाद वहीं पास में बैठ जाती है, जिस पर सुकमत कहती है, जी ये है हमारी प्रीतो, हमारे जिगर का टुकड़ा। हमने अपनी कल्ली कल्ली बेटी को बड़े ही लाड प्यार से पाला है, इसलिए पंजाब के होते हुए भी इसका रिश्ता पंजाब में नहीं कर रहे, क्योंकि इतनी दूर बार बार मिलने जाना थोड़ी ना हो पाएगा। ये तो सच है भाई साहब, बच्चे पास हो तो चलो किसी भी टाइम चले जाए इंसान, लेकिन दूर हो तो जाने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। बाकी आपकी प्रीतो है भी सुंदर। मम्मी जी सही कह रही हैं, मुझे प्रीतो जी बहुत पसंद है। देखिए, वैसे मैंने भी कुलवंत जी पसंद है, लेकिन मेरी एक डिमांड है कि मुझे महीने में कम से कम 3 फुलकारी वाले सूट दिलाने पड़ेंगे। मुझे फुलकारी बहुत पसंद है। लो जी, बस इतनी सी बात, 3 क्या 4 दिला देंगे। कुलवंत की इस बात पर सभी हंसने लगते हैं और फिर दोनों परिवार एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर दोनों की शादी करवा देती है।
शादी के बाद जब प्रीतो अपने ससुराल में कदम रखती है तो वो जो अपने लहंगे के साथ रेड फुलकारी लिए आई थी, तो उसे देखकर कमलो की पड़ोसन मालती कहती है, अरे कमलो, तेरी बहू ने तो बड़ी भारी सी फुलकारी चुन्नी ले रखी है। सच्ची पूरी पंजाबन लाई है बहू तो तू। अरे तो मेरी बहू है, ऐसी वैसी चीजें नहीं लेती। फुलकारी चुन्नी बड़ी ही महंगी आती है और मेरी बहू के पास ऐसी बहुत सारी चुन्नियाँ हैं। अच्छा, अब जरा अपनी बहू का चेहरा तो दिखा जो इस फुलकारी के पीछे छुपाया हुआ है उसने। मुंह दिखाई की रस्म का नाम सुना है? जब वो रस्म रखूंगी तभी देखियो मेरी फुलकारी वाली बहू का चेहरा। इतना कहकर कमलो प्रीतो को अंदर ले आती है और अब शादी के अगले दिन प्रीतो अपनी पहली रसोई की रस्म करती है, तो दूसरे दिन उसकी मुंह दिखाई होती है, जिस पर मोहल्ले के सभी लोग कमलो के घर आते हैं और सभी मेहमानों के आने के बाद प्रीतो एक बेहद ही खूबसूरत सी फुलकारी चुन्नी और सुंदर सा सूट पहने घूंघट में सबके सामने आती है और आकर बैठ जाती है, जिसके बाद एक एक करके सभी उसका घूंघट हटाकर चेहरा देखते हैं। जैसे ही मालती की बारी आती है तो वो प्रीतो का चेहरा देखकर उससे कहती है, बहू देखने में तो तू अच्छी है, लेकिन तेरे से भी खूबसूरत तेरी ये फुलकारी चुन्नी लग रही है। कितने की ली है तूने? आंटी जी, ये खास पंजाब के एक कारीगर से ऑर्डर देकर बनवाई गई फुलकारी है। इसकी कीमत 5,000 रुपए है। 5,000 सिर्फ चुन्नी चुन्नी के? हाय, इतनी महंगी चुन्नी! इतने में तो मेरे और मेरे बहू के 4 सूट आ जाएं। अरे तो मैंने तो बोला था कि मेरी बहू कोई सस्ते कपड़े नहीं पहनती। 5,000 की इसकी बस ये चुन्नी है। ऐसे तो ये महीने में 3-4 सूट से ही मेरे बेटे का दिवाला निकाल देगी। कमलो इस बात से परेशान तो होती है, लेकिन किसी को कुछ नहीं बोलती। कुछ देर में रस्म खत्म होती है और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। अब शादी के 1-2 हफ्ते तो इधर उधर घूमने फिरने में निकल जाते हैं और जब लगभग 3 हफ्ते बाद कुलवंत हर काम से फ्री होकर ऑफिस जाने लगता है, तो सुबह उसको जाते हुए रोककर प्रीतो उससे कहती है, हाँ जी, जा रहे हो ऑफिस? हाँ जी, जा रहा हूँ। कोई काम है जी? काम नहीं जी, मैं कह रही थी मुझे नए सूट लेने हैं फुलकारी वाले, तो कब दिलवाने चलोगे आप? जी देखो, आज शाम को अगर जल्दी आ गया तो आज चल लेंगे, वरना छुट्टी वाले दिन। ठीक है जी, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर कुलवंत वहाँ से चला जाता है और जब वो शाम को घर आता है तो दोनों पति पत्नी साथ में शॉपिंग पर जाते हैं, जहाँ प्रीतो दिल्ली की मशहूर फुलकारी की दुकान पर कुलवंत को लेकर जाती है और वहाँ महंगी महंगी 3 फुलकारियाँ लेती है, जिसके बाद उसका बिल देते हुए कुलवंत मन में कहता है, ओ यार, ये कितनी महंगी चुन्नी है, मेरा तो हर महीने इस फुलकारी ने दिवाला निकाल देना है। प्रीतो से बिना कुछ बोले कुलवंत उसको फुलकारी दिलवा देता है, लेकिन अब प्रीतो उसके मैचिंग के सूट लेने जाती है, जिस पर कुलवंत बोलता है, हाँ जी, आपने तो कहा था सूट लेने हैं आपने, लेकिन आपने पहले इतनी महंगी फुलकारी ले ली। 3 सूट अलग लेने हैं क्या? और नहीं तो क्या, अरे खाली चुन्नी लेकर थोड़ी घूमूंगी, उसके जैसा सूट भी तो लेना है। प्रीतो अब इतने महंगे अलग से सूट के कपड़े लेती है और फिर उनको सिलवाने के लिए अलग से पैसे देती है। महीने गुजर जाते हैं। प्रीतो अपने कहे अनुसार हर महीने 3 फुलकारी सूट लेती ही लेती, जिसके चलते बेचारा कुलवंत जेब से कंगाल होता जा रहा था। लेकिन बावजूद इसके वो प्रीतो को मना नहीं कर पाता था और अपने बेटे की ऐसी हालत को देखकर कमलो ही एक दिन प्रीतो से कहती है, बहू जरा तू मुझे अपनी फुलकारियाँ दिखाइए, सारी की सारी जितनी भी है तेरे पास। ठीक है मम्मी जी। प्रीतो सारी फुलकारी निकालकर बेड पर रखकर अपनी सास से कहती है, लो मम्मी जी, ये सब है मेरे पास फुलकारी के नाम पर। बहुत ध्यान से देख तू अपनी हर एक फुलकारी को। ये सब डिजाइन में भले ही अलग है, लेकिन सभी में हर तरह का रंग है और इन फुलकारियों को तू हर सूट के साथ ले सकती है। अब चाहे तू कोई भी सूट पहन, तेरी हर फुलकारी उससे मैच खा जाएगी। हाँ मम्मी जी, लेकिन आप ये मुझे क्यों बता रही हैं? कुलवंत के पास अब पैसे नहीं है तुझे हर महीने फुलकारी दिलाने के लिए, और ये महंगी भी आती है। शादी की वजह से पहले ही थोड़ा कर्जा है हम पर, लेकिन वो ये बात तुमको नहीं बोल रहा क्योंकि उसने तुमको वादा किया था हर महीने फुलकारी दिलाने का। तो बेटा वो तो खुद से नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से कर्जा लेकर तेरी ख्वाहिश पूरी करता रहेगा। इसलिए तू ही थोड़ा अपने पति को समझ। कमलू की बात सुनकर प्रीतो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कुलवंत के पास जाती है। कुलवंत उस वक्त अपने एक दोस्त से पैसे उधार लेने की बातें कर रहा था। तभी प्रीतो उससे फोन लेकर फोन काटते हुए बोलती है, बस कुलवंत, अब मुझे और फुलकारी नहीं चाहिए। हर महीने
मेरे पास जो है उनको ही इस्तेमाल करूंगी मैं। मुझे तो खुशी है कि मुझे इतना प्यार करने वाला पति दिया है बाबा जी ने। माफ करना, मैं आपकी प्रॉब्लम नहीं समझ पाई। प्रीतो अपने पति के प्यार और उसके हालातों को समझकर आगे बढ़ती है और अब वो हर महीने 3-3 फुलकारी लेने की जगह 5-6 महीने में एक आधी ले लिया करती। ऐसे ही उसका शौक भी बना रहता और कुलवंत को ज्यादा खर्चा भी नहीं उठाना पड़ता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।